वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे इस अध्याय के इस चैप्टर के चौथे पोर्शन पर, चौथे भाग पर, जिसमें हमारे चर्चा का विषय रहेगा शंकु का छिन्नक, यानी फ्रस्टम ऑफ कोन। शंकु के छिन्नक में हम सीखेंगे कि शंकु के छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया और उसका आयतन, उसका वॉल्यूम हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो शंकु के छिन्नक के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम बात करें कि शंकु के छिन्नक का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। शंकु के छिन्नक का अर्थ क्या होता है। देखिए, कोई भी शंकु है, मान लीजिए ये कोई शंकु है, यदि हम किसी शंकु को, यदि हम किसी कोन को उसके आधार के, ये मान लीजिए शंकु का आधार है, यदि हम किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर, आधार के पैरेलल, बेस के पैरेलल किसी तल के द्वारा, किसी प्लेन के द्वारा काटते हैं, तो हम देखते हैं कि शंकु दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग शंकु वाला और दूसरा भाग इस तरह की आकृति वाला, दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है। जब भी हम शंकु को उसके आधार के पैरेलल किसी प्लेन द्वारा, किसी तल के द्वारा काटते हैं तो शंकु दो भागों में बट जाता है। इन दो भागों में से शंकु वाले भाग को अगर हम हटा दें, शंकु वाले भाग को अगर हम हटा दें और दूसरे भाग की, तल के दूसरे भाग की, दूसरी ओर बचा हुआ शंकु का जो भाग है, ये वाला भाग, इस भाग की बात करें तो ये जो भाग है, इस भाग को हम कहते हैं शंकु का छिन्नक या फ्रस्टम ऑफ कोन। ये जो भाग बचा, देखिए ये जो भाग बचा, इस तरह से ये गोल बचेगा, यहां भी ये गोल बचेगा। ये जो भाग बचा है, इस भाग को हम कहते हैं शंकु का छिन्नक
या फ्रस्टम ऑफ कोन। अब इस भाग में क्या क्या चीजें होती हैं देखिए। एक तो ये ऊपर का वृत्ताकार हिस्सा होता है, एक ही नीचे की तरफ ये वृत्ताकार हिस्सा होता है, यानी दोनों तरफ दो सिरे होते हैं वृत्ताकार, दो सिरे होते हैं वृत्ताकार। ठीक है, तो अगर इनका हम कभी भी क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो पाई आर स्क्वायर फार्मूले से, वृत्ताकार है इसलिए पाई आर स्क्वायर फार्मूले का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है देखिए, ये जो बीच में होता है ये वक्र पृष्ठ होता है, घुमा हुआ हिस्सा होता है, कर्व सरफेस होता है। तो कभी कभी हमें कर्व सरफेस एरिया भी ज्ञात करना पड़ता है। अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, शंकु के छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या चीजें शामिल हो गई, एक तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये दोनों ये जो हैं वृत्ताकार सिरे, इनका क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक है, तो छिन्नक का अर्थ समझ गए और छिन्नक में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं ये हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि शंकु का जो छिन्नक होता है, फ्रस्टम ऑफ जो कोन होता है, इसका आयतन हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक बार बता दें कि शंकु के छिन्नक के आयतन का, उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, यानी कर्व सरफेस एरिया के क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इन सब का जो सूत्र है वो शंकु के जो सूत्र हैं, शंकु के आयतन का, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, उसके सूत्रों से मिलते जुलते हैं। ठीक है, किस तरह से देखिए मैं आपको समझाता हूं। हम बात कर रहे हैं आयतन की, तो आयतन की बात कर रहे हैं हम, तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु के आयतन का फार्मूला हम जानते हैं। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसी तरह से अगर हम शंकु के छिन्नक की बात करें, छिन्नक फ्रस्टम, तो फ्रस्टम का आयतन का फार्मूला क्या होता है, देखिए 1/3 पाई और एच तो सेम रहते हैं, 1/3 पाई और एच ये तो सेम रहते हैं। आर स्क्वायर की जगह पर चेंजेज आता है। क्या चेंज आ रहा है देखिए, यहां पर आर स्क्वायर की जगह पर, आर स्क्वायर की जगह पर चेंज आ रहा है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। यहां पे R1 और R2 क्या चीज है, ये छिन्नक के जो सिरे हैं उनकी त्रिज्याएं हैं। R1 बड़ी वाली त्रिज्या है, R2 छोटी वाली त्रिज्या है। ठीक है, छिन्नक में दो त्रिज्याएं होती हैं, दो सिरे होते हैं, हमने बताया था आपको, एक छोटा सिरा एक बड़ा सिरा। छोटे सिरे को तो R2 बोला है, बड़े सिरे को R1 बोला है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है छिन्नक के आयतन का। ठीक है, तो देखिए शंकु के आयतन में और छिन्नक के आयतन में ज्यादा फर्क नहीं है फार्मूले में, बस R की जगह पे डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं छिन्नक के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, देखिए हमने आपको बताया था कि जब भी हम शंकु के छिन्नक की बात करते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन की बात करते हैं, तो हमने बताया था शंकु के छिन्नक में, फ्रस्टम ऑफ कोन में क्या क्या चीजें शामिल थी। एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शामिल था और दो जो सिरे थे ऊपर और नीचे, जो वृत्ताकार सिरे हैं छिन्नक के, इनका क्षेत्रफल शामिल था। तो अभी हम वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं खाली। ठीक है, तो देखिए यहां भी शंकु के आयतन से मिलता है। अगर हम शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की बात करें,
तो शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? पाई आर एल, पाई आर एल, ये फार्मूला था। ठीक है, तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अगर कोई हमसे छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, फ्रस्टम के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, तो छिन्नक यानी फ्रस्टम का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, इसका फार्मूला क्या हो गया? पाई की जगह पे क्यों पाई है और एल की जगह पर एल है। ये जो आर है, केवल आर की जगह पर थोड़ा सा फर्क है। आर की जगह पे क्या फर्क है? आर की जगह पे क्या फर्क है? ये देखिए, एल को बाद में भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से लिख सकते हैं, पाई आर की जगह पे जो फर्क है वो क्या है? R1 प्लस R2, दो त्रिज्याएं हैं इसमें, दोनों को जोड़ा हुआ है, R1 प्लस R2। पाई आर की जगह पे R1 प्लस R2 एल सेम है, ये इसका फार्मूला हो गया, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ठीक है, तो ये छिन्नक के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? एक तो वक्र पृष्ठ का पाई आर एल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शामिल था, प्लस शंकु के अंदर क्या शामिल था? वक्र पृष्ठ के अलावा एक वृत्त, क्योंकि एक ही वृत्त होता था शंकु के अंदर, तो पाई आर स्क्वायर ये शामिल होता था। लेकिन छिन्नक की अगर हम बात करते हैं, छिन्नक की अगर हम बात करते हैं, तो अगर छिन्नक का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तो इसमें क्या है? वक्र पृष्ठ के अलावा दो वृत्ताकार सिरे शामिल होते हैं। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला तो हमने अभी अभी लिखा ही है, ये वाला, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख देते हैं, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ये तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला हो गया, प्लस दो वृत्ताकार सिरे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, तो इन दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल शामिल होगा, यानी प्लस वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या को हमने R1 बोला है, इसको R1 लिख देंगे, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हमने R2 बोला है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे इसको R2 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा छिन्नक के टोटल सरफेस एरिया का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का? पाई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी छिन्नक के आयतन, उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इन सब के फार्मूलों की। अब हम लेंगे इसके कुछ उदाहरण, लेकिन उससे पहले हम थोड़े सा एक बात भूल गए हैं, वो है छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। जब भी हमसे छिन्नक का यानी फ्रस्टम की तिर्यक ऊंचाई की बात की जाए, शंकु या फ्रस्टम की जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी हमसे शंकु या फ्रस्टम की तिर्यक ऊंचाई की बात की जा रही है, तो हम जानते हैं शंकु के केस में हमने देखा था तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या था? शंकु वाले में L बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला था। ठीक है, अब फ्रस्टम में जो फार्मूला है वो भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें आर में अंतर आता है। क्या अंतर आता है वो देखिए। जब हम बात करेंगे तिर्यक ऊंचाई किसकी? छिन्नक की, फ्रस्टम की, तो देखिए क्या होगा, फार्मूला क्या बनेगा?
L बराबर ये आर स्क्वायर जो था, आर स्क्वायर जो है उसकी जगह पे हम लिखेंगे R1 माइनस R2, बड़े में से छोटे को घटाने के बाद में जो आएगा, जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस h स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। आई बात समझ में? जब भी त्रियक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी हो तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला क्या है? L बराबर R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा फार्मूला, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो फार्मूलों की बात हमारी हो गई है। अब हम बात करेंगे इन फार्मूले के इस्तेमाल से सवालों को हल करने की। कुछ उदाहरण लेते हैं। हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें हमसे कहा गया है एक शंकु के छिन्नक यानी फ्रस्टम जो कि 45 सेमी ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमसे सवाल में क्या कहा गया है? एक शंकु का छिन्नक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसको यहां से काट दिया, छिन्नक बन गया। ठीक है, इसकी जो टोटल हाइट हमें दे रखी है, यहां से P से लेकर के और यहां तक टोटल हाइट हमें दे रखी है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। जो बड़ी त्रिज्या है उसको हम R1 बोलते हैं और छोटी त्रिज्या है उसको R2 बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखना है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। R1 बड़ा होता है, R2 छोटा माना जाता है। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार हम कुछ आंकड़े जो दिए गए हैं उनको नोट कर लेते हैं। देखिए क्या क्या दिए गया है हमें? छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई यानी हाइट इक्वल्स टू कितनी दे रखी है हमें? h बराबर कितना दे रखा है? 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या दे रखी है? R1 यानी बड़ी त्रिज्या, बड़े सिरे की त्रिज्या R1 वो कितनी दे रखी है? 28 सेंटीमीटर। और छोटे सिरे की त्रिज्या क्या दे रखी है? R2 क्या दे रखी है? वो दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना है हमें आयतन। छिन्नक का आयतन निकालना है। छिन्नक यानी फ्रस्टम का आयतन, फ्रस्टम का आयतन, छिन्नक का आयतन। अब छिन्नक के आयतन का फार्मूला क्या बताया था हमने? अभी फार्मूला हमने बताया था 1/3 तो यूं का यूं, पाई और h तो यूं का यूं। ये तो शंकु के आयतन का जैसा फार्मूला है। ठीक है, अब इसके अंदर r का डिफरेंस बताया था हमने, वो क्या था? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये डॉट लगाते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, इंटू होता है। ठीक है ना, ये है हमारा फार्मूला। ठीक है, अब क्या करते हैं? इस फार्मूले में मान रख देते हैं। देखिए क्या मान रखना है? 1/3 तो ये क्या लिख दिया, पाई की जगह पे इंटू 22/7 लिख दिया, इंटू h हाइट की जगह पे कितना दे रखा है? ऊंचाई छिन्नक की 45 लिख दिया। फिर ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर यानी R1 कितना है? 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R2 कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी R1 कितना है? 28 इंटू R2 कितना है? 7। ठीक है, मान रख दी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
यहाँ पे अगली स्टेप के अंदर देखिए 1/3, देखिए इसको दिए हुए लिख देता हूँ 1/3 इंटू 22/7 इंटू 45 ब्रैकेट के अंदर 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना हो गया? 28 इंटू 28 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 784 प्लस 7 का स्क्वायर, वो कितना होगा? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 28 इंटू 7, 28 इंटू 7, जब 28 इंटू 7 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 196। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये 3 और ये 45 कट जाएंगे, कितनी बार? 15 बार। तो ऊपर तो क्या आ गया? 22 इंटू 15, 22 इंटू 15। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, देखिए अगली स्टेप में 22 इंटू 15/7, ये तो बाहर हो गया। अंदर का टोटल क्या आया हमारे पास में? 784 प्लस 49 प्लस 196। इन सबको टोटल करेंगे तो अंदर का टोटल आएगा 1029। अब 7 को 1029 से जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 147। तो यानी अगर हम 22 को 15 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 147 से मल्टीप्लाई करें, यानी 22 इंटू 15 इंटू 147 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास में 48,510। बात आयतन की हो रही है, इसलिए घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन तो हमने निकाल लिया। ठीक है, छिन्नक का आयतन तो हमने निकाल लिया। अब बात हम करेंगे छिन्नक के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, छिन्नक के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, अब छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है वो देखिए। अब हम बात कर रहे हैं छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी फ्रस्टम छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। इसका फार्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का? वो होता है पाई आर की जगह पर R1 प्लस R2 इंटू एल, ये होता है। इसमें R1 और R2 तो क्या है? छोटे और बड़े जो वृत्ताकार सिरे हैं छिन्नक के, उनकी त्रिज्याएं हैं। L क्या है? L होती है त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। अब छोटे और बड़े जो वृत्ताकार भाग है उनकी त्रिज्याएं तो हमें मालूम है, R1 और R2 की वैल्यू तो हमें मालूम है, लेकिन L की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो पहले हमें L की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी, त्रियक ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी छिन्नक की। ठीक है, अब छिन्नक की त्रियक ऊंचाई का फार्मूला क्या था? छिन्नक की फ्रस्टम की त्रियक ऊंचाई का फार्मूला क्या बताया था हमने बताया था L इक्वल्स टू R1 माइनस R2 इसका स्क्वायर प्लस H स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट, ये हमने फार्मूला बताया था आपको। ठीक है, अब इसमें सिर्फ मान रखने हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम मान रखते हैं, मान लीजिए मान रख देता हूँ, यहाँ पे मान रख देता हूँ, तो R1 कितना है हमारे पास में? 28 माइनस R2 कितना है? 7, 28 माइनस 7, इसका स्क्वायर करना है तो इसको ब्रैकेट में ये स्क्वायर कर दिया। ठीक है, प्लस H स्क्वायर, H कितना है हमारे पास में? 45, तो 45 का स्क्वायर, हाइट कितनी है? 45, तो 45 का स्क्वायर कर दिया और इसका ये अंडर रूट कर दिया। ठीक है, अब 28 में से 7 घटाएंगे तो 21 आएगा, तो 21 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, 21 का स्क्वायर माइनस
21 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम ये भी रख देते हैं। देखिए कहाँ जगह नहीं है यहाँ पर, मैं कहाँ लिखूँ, छोटा सा यहीं लिख देता हूँ। देखिए 21 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा 441। 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 प्लस 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025। इन दोनों को जोड़ करके उसका अंडर रूट निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 2466। इसका अंडर रूट निकालना है। और 2466 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 49.65। 49.65। तो हमें क्या प्राप्त हो गई 49.65, वो हमें प्राप्त हो गया ये शंकु की स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, अब त्रियक ऊंचाई तो हमें प्राप्त हो गई। अब हम बात करेंगे ये जो त्रियक छिन्नक है, जो फ्रस्टम है, उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की। ठीक है, इतना उतार लिया, मिटा दूं इसको। ठीक, अब हम बात करेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया, फार्मूला अभी हमने आपको बताया ही था। फार्मूला क्या था हमारा, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये हमारा फार्मूला था। इस फार्मूले में मान रखने, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पाई की जगह पे लिख दिया हमने 22/7, R1 की जगह पे 28 लिख दिया, R2 की जगह पे 7 लिख दिया, और स्लैंट हाइट L की जगह पे अभी हमने निकाली स्लैंट हाइट 49.65 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे, 28 और 7 को जोड़ा तो कितना आ गया, देखिए हमारे पास में 22/7 इंटू 35 इंटू 49.65। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 पंजे 35, 7 और 35 5 बार कट जाएगा, तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आए उसको 49.65 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है हमारे को। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 5 इंटू 49.65, तो हमारे को क्या प्राप्त होगा 5461.5, क्योंकि क्षेत्रफल है ये, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर्स में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, ये इसकी मात्रक लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें लास्ट में ये भी कहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, टोटल सरफेस एरिया। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए छिन्नक यानी फ्रस्टम का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, TSA। सरफेस एरिया में क्या क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, प्लस क्या आ गया, बड़ा जो वृत्ताकार भाग है, बड़ा वृत्त है, उसका क्षेत्रफल और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, यानी बड़ा वृत्त का R1 बोला था तो R1 त्रिज्या लिख दी, प्लस दूसरी पाई R2 छोटा वृत्त, इसकी त्रिज्या का स्क्वायर पाई R। ठीक है, ये फार्मूला हो गया हमारे पास, समीकरण आ गया, इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना, मान रखना है हमारा। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है कितना, 5461.5। ठीक है, प्लस पाई R1 स्क्वायर, तो पाई का मतलब 22/7 इंटू R1 कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर करना है, यानी 28 इंटू 28। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब वापस से पाई R2 स्क्वायर,
तो पाई की जगह पे वही 22/7 लिख दिया। R2 कितना है 7, 7 का स्क्वायर है इसलिए 2 बार 7 लिख दिया, 7 × 7। इस 7 से ये 7 कट गया, इस वाले 7 से ये 28 4 बार कट गया। ठीक है, तो 22 × 28 × 4, इधर 22 × 7। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अगली स्टेप में क्या करना है हमारे को, देखिए इसको उतार लो, 5461.5 प्लस इसको सॉल्व करके लिखना है 22 × 28 × 4। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2464 प्लस जब 22 × 7 करेंगे तो हमें 154 प्राप्त होगा, और जब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 8079.5। बात हो रही है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, यानी मात्रक क्या लगेगा वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने तीनों चीजें ज्ञात कर ली, आयतन ज्ञात कर लिया इस शंकु के छिन्नक का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अब हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें हमसे कहा गया है हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगम्मा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब बना लिए, जिसे शंकु के छिन्नक के आकार के सांचों में डाला जाना है, जिनमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय फलकों का व्यास 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। यदि 1 घन सेंटीमीटर राब का द्रव्यमान लगभग 1.2 ग्राम है तो प्रत्येक सांचे में भरी जा सकने वाली राब का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। हमसे कहा जा रहा है कि हनुमप्पा और उसकी पत्नी है गंगम्मा, इनके पास में एक सांचा है। सांचा है किस तरह का, छिन्नक के आकार का, और किस तरह का है देखिए, वो इस तरह का है, इस तरह का है, मान लीजिए इस तरह का। ठीक है, इसमें जो इसके ऊपर और नीचे के जो वृत्तीय फलक हैं, एक का व्यास तो 30 सेंटीमीटर है, एक का 35 सेंटीमीटर है, यानी R1 व्यास D1 मानते हैं, D1 व्यास D1 डायमीटर 1 वो है 35 सेंटीमीटर, यानी रेडियस R1 कितना हो जाएगा 35/2 आधा। इसी तरह से दूसरा जो सिरा है वृत्ताकार, उसका व्यास हमें दे रखा है, यानी D2 हमें दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी R2 हो जाएगी 30/2। ठीक है, और ये जो सांचा है इसकी जो हाइट है वो हमें कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ये जो हाइट हमें दे रखी है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये जो छिन्नक है इसका आयतन ज्ञात करके ये पता करना है कि छिन्नक में कितनी राब आ सकती है। ठीक है, छिन्नक का जो आयतन होगा उतना ही राब का आयतन होगा। ठीक है, गुड़ की बनी हुई जो राब होती है उतना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें छिन्नक का आयतन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम लिखेंगे छिन्नक की ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई यानी हाइट वो कितनी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और R1 बराबर हमें दे रखा है, R1
बराबर हमें दे रखा है 35/2। R1 का मतलब बड़ी वाली जो त्रिज्या है, बड़े वाले सिरे की जो त्रिज्या है, और R2 बराबर हमें दे रखा है, यानी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या जो है, भाग की जो त्रिज्या है वो है 30/2। 30 व्यास था, व्यास का आधा कर दिया हमने, ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमें आयतन निकालना है। तो छिन्नक का आयतन का फार्मूला क्या है, देखिए, छिन्नक यानी फ्रस्टम का आयतन, आयतन या छिन्नक में भरी राब का आयतन एक ही बात है। तो छिन्नक का आयतन या छिन्नक में भरी राब का आयतन, ठीक है। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है हमारा 1/3 पाई h, तो यूँ क्यों, फिर ब्रैकेट के अंदर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे हम, कुछ नहीं करना हमें। 1/3 यूँ क्यों लिख दिया, पाई की जगह पे 22/7 लिख दिया, h की जगह पर 14 हमें दे रखी है, हाइट 14 दे रखी है, फिर ब्रैकेट में R1 हमें दे रखा है 35/2, तो 35/2 इसका स्क्वायर कर दिया। ये ब्रैकेट दूसरा वाला बना लो, बड़ा ब्रैकेट बना लो इसको, ठीक है ना, ठीक है। 35/2 का स्क्वायर कर लिया, फिर दूसरे ब्रैकेट क्या दे रखा है, प्लस R2 क्या दे रखा है हमें, 30/2, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस R1 इंटू R2 यानी 35/2 इंटू 30/2, ठीक है। ब्रैकेट दूसरा वाला है, ठीक है ना, इस तरह से बनाओ, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो देखिए 7 से ये 14 को काट दो, 2 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो क्या आ गया, 44/3, 22 दूनी 44, 44/3, ठीक है। तो हमने ये कर दिया, अगली स्टेप में यहाँ लिख दिया 44/3। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है वो देखिए, ब्रैकेट में आ रहा है, देखिए 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर करेंगे, 35/2 का स्क्वायर करना है, तो 35 का स्क्वायर कितना होगा, 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1225 प्राप्त होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, ठीक है, प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 प्राप्त होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, प्लस 35/2 इंटू 30/2, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 और 30 को मल्टीप्लाई किया तो 1050 आया, 1050 बटा 2 इंटू 2 4 हो गए, ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए अगली स्टेप में क्या करना है, 44/3 को यूँ क्यों रहने दिया, 44/3 तो यूँ क्यों रहा, इन सबको जोड़ दिया, तो जोड़ने पे क्या होगा, जोड़ने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, जोड़ा तो क्या हुआ, देखिए लघुत्तम आएगा 4, ठीक है, और ये सब जुड़ जाएंगे, 1225 प्लस 900 प्लस 1050, ठीक है। ये ब्रैकेट वाली संख्या यहाँ क्यों आ गई, ठीक है। इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्या प्राप्त हो जाएगा, 44/3 इंटू, इन सबको जोड़ देंगे अपन तो 3175, 3175/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, 44 को 3175 को मल्टीप्लाई कर दो और 3 को 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 139,700 बटा 12, नीचे 12 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसमें हम 12 का भाग लगाएंगे 139,700 के अंदर, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा
11641.66 प्राप्त होगा। इसको हम राउंड फिगर में 7 लिख देंगे, 7.7 घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की बात हो रही है ना, इसलिए। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन हमें प्राप्त हो गया है। छिन्नक का आयतन कितना प्राप्त हो गया? 11641.7। ये छिन्नक का आयतन प्राप्त हो गया, यानी इतनी राब इसमें आ सकती है, इस सांचे में आ सकती है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है? 1 घन सेंटीमीटर राब का जो द्रव्यमान है, मास है, वो है 1.2। तो इतनी जो द्रव्यमान, इतना जो आयतन है हमारा 11641.7 घन सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना होगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, इतना तो आपने उतार ही लिया। अब मैं आगे करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए अब लिख रहा हूं मैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्योंकि सिंस 1 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब राब का द्रव्यमान बराबर कितना दे रखा है? 1.2 ग्राम। ठीक है, इसलिए अगर हम बात करें 1161.7, सॉरी 1164, दोबारा लिखता हूं संख्या, 11641.7 घन सेंटीमीटर राब का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 1.2 इंटू 11641.7। ठीक है, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने पर 13970.04। ठीक है, ये ग्राम आएगा। ठीक है, अब ये ग्राम में आया तो किलोग्राम में बदलना, तो 1000 का भाग लगा दो। 1000 का भाग लगाने का मतलब हुआ इस पॉइंट को 3 बिंदु, 3 डिजिट, 3 अंक आगे लगा दो, यानी ये ग्राम में हुआ। और तो इसको हम लिख सकते हैं 13.970 किलोग्राम, केजी, किलोग्राम लिख सकते हैं। और इसको हम बोल सकते हैं लगभग 14, लगभग कितना हो गया? ये 13 किलो 970 ग्राम है, यानी लगभग 14 किलो। तो इस सांचे में जितनी राब आएगी उसका भार कितना आ गया? 14 किलो। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण लेते हैं। अब हम ले रहे हैं एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 14। इसमें हमसे कहा गया है धातु से बनी हुई एक खुली बाल्टी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, जो उसी धातु के बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है। ठीक है, इस बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है तथा बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, वर्टिकल हाइट, वो है 40 सेंटीमीटर। और जो बाल्टी में बेलनाकार आधार लगा हुआ है उसकी ऊंचाई दे रखी 6 सेंटीमीटर। इस बाल्टी को बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि हम बाल्टी के हत्थे को इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही उस पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जो इस बाल्टी में धारण किया जा सकता है, आ सकता है, यानी बाल्टी की कैपेसिटी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है सवाल के अंदर? एक शंकु के छिन्नक के आकार की बाल्टी है खुली हुई। मैं बाल्टी बना देता हूं सबसे पहले। ये देखिए, ये शंकु का छिन्नक बना दिया मैंने। ये शंकु का छिन्नक बना दिया और ये बाल्टी की डंडी बना दी। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि इसकी ये जो बाल्टी है इसके दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास, यानी ऊपर वाला जो बड़ा वृत्ताकार सिरा है इसका व्यास तो हम D1 मानेंगे। D1 बराबर 45 सेंटीमीटर। और जो दूसरा वृत्ताकार सिरा है नीचे वाला, ये वाला, इसको हम D2 मान लेंगे। ये हमें दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर। जब व्यास हमें 45 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब त्रिज्या जो हुई R1 वो इसकी आधी हो गई, 45/2, यानी कितनी हो गई, 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह D2 की बात करें, दूसरे वृत्ताकार सिरे का व्यास दे रखा है 25 सेंटीमीटर, D2 दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी अगर R2 इसकी त्रिज्या की बात करें तो 25/2 यानी 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरी बात क्या कहा जा रहा है हमसे, इस ये जो बाल्टी है ये धातु से बने एक खोखले बेलनाकार आधार पर आरोपित है, यानी इसके नीचे भी एक बेलनाकार आधार है, ये इस तरह से बेलनाकार आधार। ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, यानी बेलनाकार आधार समेत टोटल हाइट जो है बाल्टी की वो कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। ठीक है। और बेलनाकार आधार जो है इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी, ये बेलनाकार आधार जो नीचे लगा हुआ है बाल्टी में वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम बेलनाकार आधार हटा दें, टोटल ऊंचाई में से बेलनाकार आधार की ऊंचाई घटा दें, तो ये जो छिन्नक है, छिन्नक की हाइट आ जाएगी। तो छिन्नक की हाइट कितनी हो गई, 40 में से 6 घटा दो, तो यानी अगर खाली छिन्नक की बात करें, फ्रस्टम की बात करें, तो उसकी हाइट हो गई हमारे पास में 40 में से 6 गए तो 34 सेंटीमीटर। ठीक है। ये तो हमसे सवाल में कहा गया है। अब इस बाल्टी को बनाने में कितनी चादर लगेगी धातु की, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। अगर बाल्टी के निर्माण में प्रयुक्त चादर के क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्षेत्रफल में चीजें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी। देखिए, पहली चीज तो ये जो छिन्नक है, इस छिन्नक का जो ये वक्र पृष्ठ है, कर्व सरफेस एरिया, ये इस क्षेत्रफल में शामिल होगा। ठीक है। दूसरी चीज, बाल्टी ऊपर से खुली हुई है, नीचे लेकिन पैंदा जरूर होगा बाल्टी के अंदर, तो बाल्टी का जो पैंदा है, वृत्तीय आधार है, पैंदा यानी वृत्तीय आधार, ये जो वृत्तीय आधार है इसका क्षेत्रफल भी इसमें शामिल होगा। ठीक है। इसके अलावा बाल्टी में जो ये बेलनाकार नीचे वो आधार लगा हुआ है, बेलनाकार आधार है, वो भी खोखला, इसका मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ जो हुआ उसका क्षेत्रफल भी इसमें शामिल होगा। ठीक है। डंडी इसमें शामिल है ही नहीं, ऊपर का हत्था शामिल है ही नहीं, सवाल में दे रखा है हमें। ठीक है। इन तीनों को हमें जोड़ना है। किस किस चीज को, छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, नंबर 2 वृत्तीय आधार यानी पैंदे का क्षेत्रफल, और तीसरा बेलन का, ये बेलनाकार भाग है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास में बाल्टी के निर्माण में जितनी चादर प्रयुक्त होनी है उसका क्षेत्रफल हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं और उसके बाद में आयतन में निकालने के लिए हमसे कहा गया है, तो पहले हम क्षेत्रफल की बात कर लें। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे शुरुआत, समझ तो हम सवाल को गए हैं। अब देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे छिन्नक की ऊंचाई की बात कर लेते हैं। पहले फ्रस्टम छिन्नक, छिन्नक की ऊंचाई, ऊंचाई को मैं इतना ही लिख रहा हूं, ऊंचाई, छिन्नक की ऊंचाई बराबर क्या है, बाल्टी की कुल ऊंचाई, बाल्टी की कुल ऊंचाई
माइनस बेलनाकार आधार की ऊंचाई, माइनस बेलनाकार आधार बेस पेंदा, बेलनाकार आधार की ऊंचाई। ठीक है। अब बाल्टी की कुल ऊंचाई कितनी है हमारे पास में, वो है 40 सेंटीमीटर। बेलनाकार आधार की कितनी ऊंचाई दे रखी है, वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब छिन्नक की ऊंचाई कितनी हो गई, फ्रस्टम की ऊंचाई कितनी बच गई, वो बच गई 34 सेंटीमीटर। ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी फ्रस्टम की ऊंचाई की, छिन्नक की ऊंचाई की। ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी बात करेंगे, इस बाल्टी के बड़े वाला जो वृत्ताकार सिरा है, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, बाल्टी के बड़े वृत्ताकार सिरे का, वृत्ताकार सिरे का व्यास, जिसको हम D1 बोल रहे हैं, यानी D1 बराबर कितना दे रखा है, वो हमें दे रखा है कितना, D1 कितना दे रखा है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है। अतः व्यास 45 सेंटीमीटर, तो R1 कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, 45/2 यानी 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से बाल्टी के छोटे वृत्ताकार सिरे का व्यास यानी D2 बराबर कितना दे रखा है सवाल में, D2 कितना दे रखा है, वो है 25 सेंटीमीटर। अब D2 25 सेंटीमीटर है, अतः R2 इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R2 त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो इसको R2 बोल दिया, तो ये हो गया हमारे पास में 25/2 यानी 11.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए, बेलन की भी बात कर लीजिए, बेलनाकार जो आधार है, तो बेलनाकार आधार की त्रिज्या भी देखिए हम। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि जो बाल्टी का छोटा वाला भाग है यानी पेंदे वाला भाग है, उसकी जो त्रिज्या होगी वही इस बेलनाकार भाग की भी त्रिज्या होगी, क्योंकि उसके नीचे ही ये लगा हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो R2 बराबर बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार आधार की त्रिज्या, बेलनाकार आधार की त्रिज्या R2 जो है वो किसके बराबर है, बेलनाकार आधार की त्रिज्या के बराबर है। और वो कितनी है हमारे पास में, वो कितनी है, बेलनाकार आधार की त्रिज्या R2 कितनी है, 11.5 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार आधार की त्रिज्या की जब बात होगी तब भी हम 11.5 का ही यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारी सवाल में हमें जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसकी। अब देखिए, अगर हम छिन्नक का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उसका फार्मूला क्या होता है, छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई R1 प्लस R2 इंटू L। उसके अंदर L आएगा। L क्या चीज है, L होती है त्रियक ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की त्रियक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। अब L की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और सवाल के अंदर जब हम सूत्र में रखेंगे तो L की वैल्यू जरूरी है अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पहले हम ये जो त्रियक ऊंचाई है शंकु की, स्लैंट हाइट जो है L जो है, उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम त्रियक ऊंचाई का इतना उतार लिया ना आपने, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है। ये देखिए,
अब हम बात कर रहे हैं छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई की, यानी छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी L। L का फार्मूला क्या होता है? L बराबर होता है R1 माइनस R2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले में मान रख देते हैं, मान रख देते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा? देखिए R1 कितना है? R1 हमारा था 22.5, तो 22.5 लिख दिया। माइनस R2 कितना था हमारे पास में? 12.5, तो 12.5 लिख दिया। इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, प्लस h, हाइट कितनी थी छिन्नक की? वो हमने 34 निकाली थी, तो छिन्नक की हाइट का स्क्वायर कर दिया, 34 का स्क्वायर कर दिया, और इस सब का अंडर रूट निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब क्या हो गया? L बराबर, अब ये देखिए 22.5 में से 12.5 घटा दिया तो कितना आ गया? 10। तो 10 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब L बराबर क्या हो गया? 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 34 का स्क्वायर कितना होता है? 34 इंटू 34, 1156 आ जाएगा, ये अंडर रूट। ठीक है, अब अगली स्टेप में क्या होगा? दोनों को जोड़ दिया, 1156 और 100, 1256 इसका अंडर रूट। और 1256 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? वो हमारे पास में आ जाएगा 35.44। तो हमारे पास में L की वैल्यू यानी तिर्यक ऊंचाई, इस शंकु के छिन्नक की जो तिर्यक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 35.44। ठीक है, तो हमें तिर्यक ऊंचाई मालूम चल गई। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे बाल्टी के निर्माण में प्रयुक्त चादर के क्षेत्रफल पर, जो कि हमें सवाल में कही गई है। ठीक है, देखिए बाल्टी निर्माण में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है? बराबर क्या हो जाएगा? देखिए हमने बताया था आपको, सबसे पहले जो छिन्नक है, जो फ्रस्टम है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस दूसरी चीज क्या शामिल है? ये जो बाल्टी है, बाल्टी का वृत्तीय आधार यानी पेंदा, बाल्टी का वृत्तीय आधार यानी उसका पेंदा का क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरी चीज क्या शामिल है? प्लस जो बाल्टी में नीचे बेलनाकार आधार लगा हुआ है, खोखले बेलन वाला आधार लगा हुआ है। ठीक है, बेलन खोखला है, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। यानी क्या शामिल है? बेलनाकार आधार का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए, अगर छिन्नक के कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो उसका फार्मूला क्या होता है? छिन्नक के कर्व सरफेस एरिया का, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, वो हमने आपको अभी भी बताया था कि पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ये फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला लिख दिया, प्लस बाल्टी का जो वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल है, इसका फार्मूला क्या होगा?
बाल्टी का आधार है वृत्तीय, यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, यानी फार्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब बाल्टी का वृत्तीय आधार यानी पेंदे का बोल रहे हैं हम, यानी छोटे वाला जो वृत्त है उसकी बात कर रहे हैं, और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को हमने R2 बोला था, इसलिए यहाँ पे R2, इसको R2 लिख देंगे, प्लस बेलनाकार आधार का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, यहां पे देखिए बेलन की जो त्रिज्या थी वो किसके बराबर थी, बाल्टी के वृत्तीय आधार के, यानी R2 के, तो यहां पे भी R2 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल सा मान रख दो, सारा मान रख दो। देखिए कैसे रखेंगे मान, पाई है तो पाई की जगह पे हमने लिख दिया, ये लिख दिया 22/7। ठीक है, फिर ब्रैकेट R1 इंटू R1 प्लस R2, यानी 22.5 प्लस 12.5 इंटू L। L कितना निकाला था, स्लैंट हाइट, त्रियक ऊंचाई, अभी अभी निकाली थी हमने, वो निकाली थी 35.44। ठीक है, प्लस अब पाई आर स्क्वायर, पाई यानी वही 22/7, R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 12.5, तो 12.5 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया 12.5, प्लस 2 यूं क्यों लिख दिया, इंटू पाई, पाई यानी वही 22/7, इंटू R2, R2 कितना है वही 12.5, इंटू H, H बेलन की हाइट ऊंचाई कितनी दे रखी है, बेलनाकार आधार की ऊंचाई वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब देखिए 22.5 और 12.5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 35, 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी 35 इंटू 35.44 हो जाएगा इधर तो। ठीक है, इधर हम करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 156.25, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 150। ठीक है, तो उसको भी मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा मुझे, तो मिटा ही देता हूँ मैं इसको, इतना तो उतार लिया ना आपने, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसके आगे की बात फिर मैं लिखूँगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये मैंने मिटा दिया, अब इससे आगे की बात लिख रहा हूँ। अब हमारे पास में क्या आ गया, देखिए 22/7 तो यूँ क्यों आ गया। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर 22.5 और 12.5 जुड़ के 35 हो गया, इंटू वही 35.44 यूँ क्यों लिख दिया, प्लस आगे सॉल्व किया तो हमारे पास में 156.25 आ गया, और उससे आगे वाले उसको सॉल्व किया तो हमारे पास में 150 आ गया। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करके भी हम जोड़ लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए वही 22/7 यूँ क्यों लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब 35 इंटू 35.44 जब आप करेंगे तो 1240.400 ये हमारे को प्राप्त होगा, प्लस वही 156.25 प्लस 150 यूँ क्यों लिख दिया। ठीक है, अब इन सबको हम जोड़ देते हैं, तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए हमें 22/7 तो यूँ क्यों रहा, इंटू इन सबको जोड़ा तो हमारे को प्राप्त हुआ 1546.650। ठीक है, और 7 से जब इसको डिवाइड करें, हम 7 से इसको डिवाइड कर दें पूरे को, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 220.950। ठीक है, और 220.950 को जब हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा
4860.9। क्योंकि बात हो रही है क्षेत्रफल की तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका मात्रक लगा दिया हमने। तो इस बाल्टी को बनाने में, बाल्टी को निर्माण में कितनी चादर प्रयुक्त होगी, उसका क्षेत्रफल क्या आया हमारे पास में 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बाल्टी में कितनी चादर लगेगी। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, हमसे आगे कहा गया है कि पानी का आयतन, बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, यानी बाल्टी की कैपेसिटी क्या है, यानी हमें बाल्टी का आयतन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम बाल्टी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। आप देखिए बाल्टी का आयतन ज्ञात कर रहे हैं हम। बाल्टी क्या है, बाल्टी क्या है, एक प्रकार का छिन्नक है। छिन्नक के आकार की है, फ्रस्टम के आकार की है। तो बाल्टी का आयतन निकाल रहे हैं, इसका मतलब छिन्नक का आयतन। ठीक है, अब छिन्नक के आयतन का फार्मूला क्या होता है हम जानते हैं, 1/3 पाई एच, तो यूँ क्यों आता है ये, फिर आर की जगह पे क्या आता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूले में बस मान रखने हैं हमें। ठीक है, तो मान रख देते हैं। देखिए 1/3 यूँ क्यों रहने दिया, पाई की जगह पे 22/7 लिख दिया। हाइट, बाल्टी की हाइट कितनी है 34, हमने निकाल ही ली थी ये। ठीक है, छिन्नक की हाइट 34 निकाल ली थी हमने। फिर ब्रैकेट, अब R1 का स्क्वायर, यानी R1 कितना है 22.5, तो 22.5 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 12.5, तो 12.5 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी 22.5 इंटू 12.5। ठीक है, अब देखिए ये सब तो यूँ क्यों रहेगा, देखिए यहाँ लिख देता हूँ 1/3 इंटू 22/7 इंटू 34, ये तो यूँ क्यों लिख दिया हमने। अब ब्रैकेट में चल रहे हैं हम, 22.5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 506.25 प्लस जब हम 12.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 156.25 और जब हम 12.5 और 12.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 281.25। ठीक है, अब इन सबको हम जोड़ देंगे, इस सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या लिखे, कैसे लिखेंगे, देखिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू 34। ठीक है, और इन सबको जोड़ा तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या लिखेंगे हम, इन सबको जोड़ने पे आएगा 943.750, 943.750। ठीक है, अब देखिए, अब हम ऊपर वाली सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो नीचे तो 7 या 21 हो जाएगा और ऊपर क्या आएगा, देखिए ऊपर वाली सारी संख्याओं को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त होगा 705925। जब 22 को और 34 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको हम 943.750 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 705925, यानी 7,05,925। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 7 या 21, और जब हम इसमें इसका भाग लगाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 33615.47। आयतन की बात हो रही है इसलिए घन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब अगर इस घन सेंटीमीटर को हमें लीटर में बदलना हो तो ये जो संख्या है इसमें 1000 का भाग लगा देंगे। 1000 का भाग लगाएंगे, इसका मतलब 3 डिजिट, ये जो पॉइंट है दशमलव है, डेसिमल है,
इसको 3 डिजिट आगे किसका देंगे, ठीक है। तो उसको हम लीटर में इस तरह भी लिख सकते हैं 33.61 लीटर। दोनों ही आंसर है, आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आयतन भी निकाल दिया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी उदाहरणों की। अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली जो हमारी है 13.4 की, ठीक है।